प्रश्न संख्या 4, पेपर 4 BA पार्ट 2। प्रश्न संख्या 4 प्रश्न है आपका, फ्रांस की राष्ट्रीय सभा के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए या फ्रांस की संविधान सभा के कार्यों का आलोचनात्मक विवरण दे। आपका जवाब इस प्रकार हो सकता है। राष्ट्रीय महासभा की स्थापना 5 मई 1789 ईस्वी के दिन स्टेट्स जनरल की प्रथम बैठक वर्साय के शानदार महल में हुई। इस अधिवेशन में सभा भवन जाने से पहले राजा ने 3 विभागों के लोगों, पुरोहित, कुलीन और जनसाधारण को अलग अलग जाकर अपना अधिवेशन करने का आदेश दिया था, परंतु तृतीय वर्ग के प्रतिनिधि ने उसके इस आदेश को नहीं माने। वे लोग यह चाहते थे कि सभी लोग एक सभा में बैठकर राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करें, लेकिन अन्य 2 विभागों को यह बात मान्य नहीं थी। अंत में तृतीय वर्ग के प्रतिनिधि ने एक बड़े साहस का कार्य किया। सन 1789 ईस्वी के 14 जून को तृतीय श्रेणी के लोगों ने यह तय किया कि हम लोग 95% है, इसलिए वास्तविक में उनके प्रतिनिधि राष्ट्रीय महासभा का रूप धारण कर ले। लोगों में यह स्वीकृत हो गया, अतः स्टेट्स जनरल की तृतीय श्रेणी के प्रतिनिधियों ने अपने को राष्ट्रीय महासभा के रूप में परिवर्तित किया, लेकिन राजा ऐसा नहीं चाहता था। परंतु अंत में जनता के सामने राजा को झुकना पड़ा और उसने यह आज्ञा दे दी कि तीनों विभागों का अधिवेशन एक साथ हो। अंत में तीनों विभागों का अधिवेशन एक साथ हुआ। इस तरह राष्ट्रीय महासभा की स्थापना हो गई। जिस समय फ्रांस में क्रांति की ज्वाला धधक रही थी, उन्हीं दिनों राष्ट्रीय महासभा ने शक्तियाँ और सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए कुछ अस्थायी सुधार किए जो इतिहास में महत्वपूर्ण हैं। 27 जून 1789 को स्टेट्स जनरल वैधानिक रूप से राष्ट्रीय सभा घोषित कर दी गई थी। चर्च की सभी मांगों की पूर्ति करने की कोशिश इस सभा ने की। उसने फ्रांस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में आमूल परिवर्तन कर दिया। राष्ट्रीय सभा के सदस्यों ने टेनिस कोर्ट में यह शपथ ली थी कि वे लोग बिना संविधान बनाए शांत न होंगे। इस तरह फ्रांस के लिए एक नवीन संविधान का निर्माण करना भी एक सभा का एक प्रमुख कार्य था। इसी कारण इसको राष्ट्रीय संविधान सभा भी कहा जाता है। राष्ट्रीय सभा द्वारा किए गए प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, जागीरदारी एवं सर्प प्रथा का अंत। राष्ट्रीय सभा ने सर्वप्रथम जागीरदारी की खबर ली। सदियों से प्रचलित सामंतशाही प्रथा का उसने अंत कर दिया। यह बात ऐसे तो विचित्र लगती है, क्योंकि लुई 16वें के बार बार कहने में जो जागीरदार और सामंत 1 पैसा भी कर के रूप में देने को तैयार नहीं होते थे, वे अब अपनी जागीरों और विशेषाधिकारों को त्यागने के लिए एक दूसरे से होड़ लगा रहे थे। वे लोग ऐसा जनता से भयभीत होकर कर रहे थे। फलतः सभी अमीरों ने अपने विशेषाधिकारों का परित्याग कर दिया। इस सभा ने बड़े बड़े कुलीनों और पादरियों के सभी अधिकारों का एक ही रात में अंत कर दिया। सर्प प्रथा का भी अंत कर दिया गया। 1 सप्ताह के बाद राजा ने भी इसको अपनी स्वीकृति दे दी। अतः हम यह देखते हैं कि जो कार्य राष्ट्रीय सभा ने 1 सप्ताह में पूरा कर दिया, उसी कार्य को करने के लिए पहले सदियों की आवश्यकता थी। वही दूसरा कार्य था मानव अधिकारों की घोषणा। राष्ट्रीय सभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था मानव अधिकारों की घोषणा करना।
उसने 27 अगस्त 1789 ईस्वी को उसकी घोषणा कर दी। उसकी यह घोषणा इंग्लैंड की मैग्ना कार्टा और अमेरिका की स्वाधीनता की घोषणा से कम नहीं है। इस घोषणा से नागरिकों को सुरक्षा प्राप्त हो गई। इसके अनुसार अब फ्रांस के प्रत्येक मनुष्य समान हो गए और सबों की उन्नति करने के लिए समान अवसर दिया गया। समाज के लिए हानिकारक कार्य को बंद कर दिया गया। राजा की निरंकुशता के प्रतीक मुद्रित पत्र लेटर डी चेट को अवैध करार दिया गया। घोषणा की कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है, जैसे प्रत्येक मनुष्य समान अधिकार लेकर जन्म लेता है और सदा ही उसको समान अधिकार मिलना चाहिए। स्वतंत्रता, धन और सुरक्षा उसके जन्म के अधिकार है। साधारण मनुष्य की इच्छा ही कानून है इत्यादि। धार्मिक भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता घोषित कर दी गई। व्यक्ति की स्थिति के अनुसार कर लगाया गया। संपत्ति केवल सार्वजनिक कार्यों के लिए ही छीनी जाएगी, यह घोषणा हुई। इस तरह इस घोषणा का अत्यधिक महत्व है। आर्थिक प्रबंध। अर्थ के मामले में तो फ्रांस का दिवाला ही निकल गया था, इसलिए इसमें सुधार लाना अति आवश्यक था, परंतु यह कार्य अत्यधिक कठिन था। इसमें सुधार करने के लिए भी पैसे की जरूरत थी, लेकिन उसकी इस समस्या का समाधान भी शीघ्र हो गया। उस समय गिरजाघरों में अपार संपत्ति थी और पादरियों के हाथ में फ्रांस की भूमि। इन्हीं को जब्त करने की बात रखी गई। सर्वप्रथम एक बिशप जिसका नाम तालेरा था, उसने सुझाव दिया कि समस्त जागीरों को बेचकर पादरियों को पेंशन दिया जाए। बात बहुत अच्छी थी। 2 नवंबर को इसकी स्वीकृति दे दी गई, जिससे कुछ अंश में राज्य की आर्थिक समस्या का हल हो गया। पादरियों को उसके स्थान पर एक तरह का नोट दिया गया। कुछ समय के बाद इन नोटों का भी अंत कर दिया गया। चौथा कार्य था मठों का दमन। मठों को बंद करने की बात सामने आ गई। मठों में भिक्षुक और भिक्षुनियाँ रहती थी, जिनकी संख्या बहुत थी। वे लोग भी भोग विलासमय जीवन बिताते थे। उनके पास भी काफ़ी संपत्ति थी। 6 फरवरी 1790 को एक प्रस्ताव के द्वारा इन मठों को बंद कर दिया गया और सभी मठाधीशों को सांसारिक जीवन बिताने के लिए कह दिया गया। भविष्य में अब कोई भी व्यक्ति भिक्षुक और भिक्षुनी नहीं हो सकता था। अनाथ भिक्षुओं के लिए एक अनाथालय खोलकर हस्तकला की शिक्षा उन लोगों को दी जाने लगी। इन मठों के दमन से भी देश को आर्थिक लाभ हुआ। उनका 5वां कार्य था धार्मिक नीति। फ्रांस की धार्मिक स्थिति भी एकदम खराब हो गई थी। सभा ने ऐसे में भी सुधार लाए। पादरियों को पोप की अधीनता से मुक्त कर दिया गया और उनको राज्य के अधीन कर लिया गया। अतः अप्रैल 1790 ईस्वी में धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। जुलाई में पादरियों के लिए एक संविधान बनाया गया, जिसके अनुसार सभी पादरियों को राज्य भक्ति के लिए शपथ लेनी पड़ी। फिर पादरियों का निर्वाचन जनता के द्वारा होने लगा। राज्य की ओर से पादरियों को वेतन भी दिया जाने लगा। फलतः गिरजों पर राज्य का अधिकार हो गया। पोप लोगों ने इनका कसकर विरोध किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। एक विद्वान के शब्दों में, नो एरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली was destroys in its effects as the civil constitutions of clergy। वही 6ठा नंबर कार्य है उनका, फ्रांस के लिए नवीन संविधान का निर्माण। इस सभा ने
फ्रांस के लिए एक नवीन संविधान का भी निर्माण किया। यह संविधान लिखित था। यह संविधान अमेरिका के आधार पर तैयार किया गया था। इसमें राष्ट्र और सम्राट के अधिकारों को निश्चित कर दिया गया था। यह संविधान सन 1791 ईस्वी में तैयार हो गया था। अतः इस संविधान में मनुष्य के आधारभूत अधिकारों पर पूरा ध्यान रखा गया था। इसके द्वारा राजा की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और फ्रांस में सीमित राजतंत्र की स्थापना की गई। कानून बनाने का भार व्यवस्थापिका को दिया गया। निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता था। व्यवस्थापिका सभा के सदस्य निर्वाचित होते थे। सदस्यों की संख्या 745 थी। मत देने का अधिकार उच्च तथा मध्यम वर्ग को था। संविधान निर्माण में मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांतों को रखा गया था। शासन के तीनों विभाग न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को पृथक रखा गया था। सेना पर राजा का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। युद्ध एवं संधि के अधिकार भी राजा को नहीं दिए गए थे। इस तरह राजा की शक्ति का अंत कर दिया गया। उनका आखिरी और 7वां कार्य था स्थानीय शासन में सुधार। पहले से ही फ्रांस का विभाजन दोषपूर्ण था। उसका अंत कर सभा ने समूचे फ्रांस को 83 भागों में बांट दिया। फ्रांस का यह विभाजन वैज्ञानिक आधार पर किया गया था। यह विभाग जिलों में और जिलों को कम्यूनों में बांटा गया। इसके शासक जनता के द्वारा चुने जाते थे। इन पर से राजा का अधिकार समाप्त कर दिया गया। इस तरह से शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा समाप्त हुआ। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लगातार हमारा वीडियो प्राप्त होते रहे। और अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू एवरीवन।